बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो अदलिया है उसकी कारकर्दगी के हवाले से कहा जाता है कि उसकी 30वीं पोजीशन है पूरी दुनिया में। लेकिन इस हवाले से हमारे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ख़त जो है लॉ एंड जस्टिस कमीशन की तरफ से उनको लिखा गया था कि आपके अदाद शुमार गलत हैं। लेकिन इस पर भी उनका रद्द अमल आया। उनका कहना है कि नहीं, हमारे अदाद शुमार दुरुस्त हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियाज हनीफ राही साहब, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं। उनसे हम बात करेंगे। रियाज हनीफ राही साहब, ये बताइएगा कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उनके अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की 130वीं पोजीशन है इंसाफ फराहमी के हवाले से हमारी अदलिया की। लेकिन हमारे जज साहबान जो हैं वो इसको नहीं मानते। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने उनको एक ईमेल की थी, उस पर उनका बड़ा ज़बरदस्त रद्द अमल आया है। आप क्या कहते हैं कि वो दुरुस्त है या हमारा लॉ एंड जस्टिस कमीशन दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मांगड़ साहब, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। ये इन्होंने इस महीने के अर्लियर में एक प्रोग्राम की थी मीटिंग, उसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम ने के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 के अंदर पाकिस्तान को इंसाफ की फराहमी करने वाले ममालिक की सफ़ में 130वां नंबर दिया गया है, वो गलत है और ये परसेप्शन बेस्ड है, डेटा बेस्ड नहीं है। मगर ये एक उन्होंने ख़त भी लिखा, तो उनकी तरफ से जो जवाब आया उन्होंने कहा कि हमारे अदाद शुमार बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ताज्जुब की बात है कि इनको ख़त लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी, और फिर अगर इनका नंबर 1 से 30वें पर नहीं था, फिर इनके मुताबिक कौन सा नंबर था? अगर ये दुनिया के जो ममालिक हैं वो टोटल 139 है, अगर 130वें पर नहीं तो फिर क्या 139 के ऊपर ये इनका नंबर है पाकिस्तान का, या फिर ये पहले नंबर पर आते हैं? अपना नंबर तो इनको खुद भी बता देना चाहिए। इन्होंने अधूरी बात की, ये गिल्टी कॉन्शियस हो के इन्होंने ख़त लिखा है। असल बात और है, इन्होंने एक्सेस टू जस्टिस की मद में करोड़ों अरबों डॉलर लिए हुए हैं, और अब वो इसकी जवाब तलबी और उसके एहतसाब से डरने के लिए नहीं, वो किससे लिए हुए हैं करोड़ों अरबों डॉलर? ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू मिले हैं। अच्छा जी। और 1.5 बिलियन रुपीस का जो बजट है ये इनको एक अलग से रखा गया है। इन्होंने मुख्तलिफ मद में पैसे खर्च किए हुए हैं। अब इन्होंने ये ऑडिट रिपोर्ट को भी पब्लिक नहीं कर रहे, तो उसको खुफिया रखा हुआ है। कबाहत ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन भी हैं, और ये एक बहुत बड़ी कबाहत है कि उन्होंने ड्यूअल पोजीशन होल्ड की हुई है। और इन्होंने हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वाली, उसके पैरा नंबर 51 में मुशर्रफ के बारे में लिखा हुआ था कि ही इज वियरिंग 2 हैट्स एट द सेम टाइम, वन एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड अदर एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर इनसे पूछा जाए कि आपने कितने हैट पहने हुए हैं, क्या ये भी डबल हैटिंग में नहीं आता? और इन्होंने ये जो दूसरा ऑफिस रखा हुआ है ये दरअसल इंतजामी दफ्तर है। ये लॉ एंड जस्टिस कमीशन का लॉ एंड जस्टिस कमीशन का दफ्तर इंतजामी दफ्तर है। लेकिन वो तो रियाज साहब, जो भी चीफ जस्टिस आता है वो ऑटोमेटिक उसका हेड बन जाता है। वो फारूक ताब बंदियाल साहब को अलग से तो नहीं उसके बने? नहीं, ये नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी ऑर्डिनेंस 2002 में आया। इससे पहले ऐसा नहीं था। इससे पहले ये जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी अपने अपने एम्बिट में काम करेंगे, तो जुडिशरी जो है ना ये ट्रांसग्रेस नहीं कर सकती एग्जेक्टिव के डोमेन में। वैसे भी जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओथ लेता है तो एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन में कोई ऐसी प्रोविजन नहीं है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई दूसरा ऑफिस होल्ड कर सकता है। और फिर ये अगर दूसरा ऑफिस होल्ड करते हैं उसकी अपनी कबाहतें हैं, और उसकी कबाहतें इनको ये आंसरेबल हैं। अगर लॉ एंड जस्टिस कमीशन के चेयरमैन के तौर पर कोई गलती करेंगे, दे आर सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ये इनका एहतसाब भी होगा। और ये पूरी तरह पे इनके जो जुडिशल एक्ट है उनको इम्यूनिटी हासिल है। जजेस प्रोटेक्शन एक्ट है 1851 का, उसके अलावा पीपीसी में भी दफात हैं, मगर इनके जो एक्ट हैं एज चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन उनको किसी तरह से भी प्रोटेक्शन हासिल है। रियाज साहब, हमारे जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब हैं वो तो अभी आए हैं, लेकिन ये पैसा
एशियन डेवलपमेंट बैंक का है। ये जो आया जनाब, उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान थे, और फिर उन्होंने इसका बड़ा चर्चा भी किया कि एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम पे बड़े करोड़ों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं। तो ये तो हम अगर हम मौजूदा जज साहिबान पे डालेंगे, उस वक्त जो लोग ये कह रहे थे, जो जज साहिबान कह रहे थे कि इंसाफ की फराहमी के लिए जनाब घर घर इंसाफ आपकी दहलीज पे होगा, वो तो अब रिटायर हो चुके हुए हैं। तो मौजूदा जजों पे हम ये किस तरह मुद्दा डाल सकते हैं? देखिए, इफ्तिखार चौधरी के दौर में हर साल 3 दिन की जुडिशल कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें बड़ा लेविश खाना खिलाया जाता था, ये फालतू पैसे भी इस्तेमाल होते थे। इन जजेस ने वो रीत को बरकरार नहीं रखा। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जो ये पोजीशन होल्ड की हुई है चेयरमैन लॉर्ड जस्टिस कमीशन की, इससे इनको फ़ौरन पीछे हट जाना चाहिए। इज़्ज़त इसी में है। तो अगर ये पीछे नहीं हटते तो दे आर आंसरेबल। और ये क्योंकि ये जो हो चुका है 2013 में जो जनरल इलेक्शन रिगिंग किया था, उसमें नासिर मुल्क साहब का कमीशन भी 2015 में उसने फाइंडिंग दी, और आखिरी दिन उन्होंने सवाल किया कि रिगिंग किसने कराई। तो उस वक्त इमरान खान साहब के वकील थे हफीज़ पीरज़ादा साहब, तो वो बात उन्होंने छुपा ली। हालांकि ये एज चेयरमैन लॉर्ड जस्टिस कमीशन ROs की मीटिंग करते रहे थे, और वो मीटिंग का करना ही होल प्रोसेस को रिग करने के मुतरादिफ था। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि पैसे तो उन्होंने खर्च किए एशियन डेवलपमेंट बैंक के, तो जवाबदेह भी उन्हीं को होना चाहिए। जवाबदेह उनके दौर में आना शुरू हुए, फिर एक मैकेनिज्म तय हो गया। उस मैकेनिज्म के ताबे अब ये ऐसा कर सकते थे कि ये रीइंबर्स कर दें एग्जेक्टिव को कि ये आपका डोमेन है, आप ये काम करें, हमें इसमें दखल अंदाजी, हमें ये काम ना सौंपें, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट रहना है। हमने जो भी रिक्वेस्ट करनी है गवर्नमेंट में करनी है, और हमने अपना जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। रियाज साहब, मुझे ये बताएं कि जो वर्ल्ड रैंकिंग आई है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक है, या हमारी चारों हाई कोर्ट्स भी शामिल हैं और मातहत अदलिया भी शामिल है? देखें, ये तो सिस्टम की रैंकिंग है कि ये 130वें नंबर पर हैं, और ये अब उस अपना बताएं कि अगर इनकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि ये कौन से नंबर पर है। देखें, इसमें 2 मिसकंडक्ट मेरे ज़हन में क्लियर है। एक तो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हुआ है कि जज अपने आप को किसी पब्लिक कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं करेगा, मगर इन्होंने ये जो ख़त लिखवाया है चेयरमैन लॉर्ड जस्टिस कमीशन ने, और ये अपनी जस्टिफिकेशन देने पर आ गए हैं। क्यों ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आई है? ख़त का लिखना ही मिसकंडक्ट है। और दूसरी बात यह है कि ये ऑफिस होल्ड करना है एज चेयरमैन लॉर्ड जस्टिस कमीशन, ये गैर कानूनी है, ये इटसेल्फ मिसकंडक्ट है। नहीं, देखें रियाज साहब, मुझे आप उस ख़त से ज़रा बाहर निकल के आएँ। आप पूरे मुल्क की अदलिया को देखें, मातहत अदलिया पूरे 22 करोड़, अब तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है 25-26 करोड़ आवाम है। हर किसी से बंदे से पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम क्या है, ज़ीरो। कौन इंसाफ देता है यहाँ पे? चंद एक जजेस, मतलब एक ज़िले में अगर 20-30 जज होंगे तो एक जज जो है वो इंसाफ का अलम लेके खड़ा होगा, बाकी 25 जो हैं अल्लाह हाफ़िज़ होगा। तो जो वर्ल्ड रैंकिंग आई, तो अगर आप ये देखें कि इंसाफ ना फराहम करने में सिर्फ जज साहबान नहीं, बल्कि हमने तो ये भी देखा कि वकला जो है, अगर जज साहबान तारीख ना दें तो वकला ने कई जजों को चपेड़े फेर दी कि जी आप तारीख क्यों नहीं देते हमें। तो वकला साहबान भी तो उतने ही इसमें शामिल हैं। बात ये नहीं है जो आप महसूस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने 2 बातें इकट्ठी कर दी हैं। पहली बात तो ये है कि जज इंसाफ देने के लिए क्या तैयार हैं। देखें, कोई भी डिलीवरी विदाउट पेन नहीं होती, और उसके लिए ये बैठते ही नहीं हैं जिस काम करने के लिए इनको करना चाहिए। जब एक दफ़ा पता चल गया कि हेयर इज़ द राइट, फिर उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए और उसको हक दिलाने तक उसका साथ देना चाहिए। ये मनसब नहीं समझ रहे जजी को, ये नौकरी समझ रहे हैं, ये अपने मनसब से नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। और हम लोग जो वकला हैं, ये भी अपने काम को ये रास्तबाज शख्स नहीं अपने आप को समझते। ये अपने आप को दुकानदार या शॉपकीपर, दिहाड़ीदार, वो अपने आप को बना के रखा हुआ है। हम भी अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां हैं उसके बिलो चाल रहे हैं। ये इंसाफ के रास्ते में रुकावटें हैं, कबाहतें हैं। अच्छा रियाज साहब, आपने बात की कि जी ऑडिट नहीं होने देते, आप क्या कहते हैं? अभी ऑडिट आज तक हुआ ही नहीं या होने ही नहीं देते? नहीं, ऑडिट तो ऑडिटर जनरल ने करना है जी, और ऑडिटर जनरल इनकी रिपोर्ट को पब्लिक होना चाहिए, और ये मंजर पर आनी चाहिए कि कितने पैसे आए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितनी मदद आई है, और वो किस किस मद में खर्च हुई है, कैसे कैसे खर्च हुई है, उसका कोई लीकेज तो नहीं हुआ।
और मैं तो ये सिर्फ रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुडिशरी अपने आप को अलहदा रखे और इंडिपेंडेंट रखे। ये एग्जेक्टिव का डोमेन है, एग्जेक्टिव को ये काम करने दे। अगर ये इस तरह से करेंगे तो ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर सकेंगे। अब इस वक्त पेंडेंसी 50,000 से ज़्यादा है केसेस की सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने उसको मैकेनिज्म ही नहीं को डिफाइन किया। कम से कम सुप्रीम कोर्ट रूल्स में एक चैप्टर का एडिशन होना चाहिए कि केसों की फिक्सेशन कैसे की जाए। फिक्सेशन ऑफ केसेस का अगर चैप्टर ऐड करेंगे तो उसमें कम से कम डिस्क्रिशन से निकलकर एज पर लॉ केस फिक्स हो, ताकि लोगों को नोटिस हो कि कौन सा केस किस वक्त पर फिक्स होगा। जब केस दायर हो गया तो वो सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी बन गई। हम क्यों दरखास्तें दें कि जी ये केस लगाएं? आप देखें कि उसके अंदर क्या अर्जेंसी है, वो किस वक्त पे लगाया जाना चाहिए। ये अपनी जिम्मेदारियों से उसी वक्त ओहदा बरा हो सकते हैं जब ये अपने काम यकसोई से करें, और इस तरह के जो काम हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उससे इज्तनाब करें। रियाज साहब, मुझे याद पड़ता है कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे तो उस वक्त जो केसेस, जो पेंडिंग केसेस थे, तकरीबन वो 18 से 20,000 थे। अच्छा, अब 50,000 हो गए, यानी 32,000 केस और आ गए। अगर हम इसका एक तखमीना लगाएं कि आइंदा 50 साल में आप क्या समझते हैं, पेंडेंसी 75,000 हो जाएगी या नीचे आएगी 25,000 पे? ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो जिम्मेदारी जिनकी है उनको चाहिए कि वो इसके बारे में मैकेनिज्म तय करें और इसके बारे में परेशान हों, इसको सीरियस लें, संजीदा लें। मगर वो किसी और चक्कर में है कि जो मीडिया हाईलाइट में बात आती है, जो केसेस आते हैं, उन केसेस को टेकअप कर लेते हैं। बाकी जो रेगुलर केसेस है, जो आम लोगों को इंसाफ फराहम करने की बात है, उसको इग्नोर कर देते हैं। और ये एक और तकलीफ दह अमर ये है कि जो हमारे ताकतवर इदारे हैं वो इस वक्त डिफेंसिव इनिंग्स खेल रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने ऑफेंसिव इनिंग्स खेलना शुरू की, फिर वो ये सोचेंगे कि क्या आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है या नहीं। इस वक्त वो अपने और अपने अदारे के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्दा है। बहुत शुक्रिया जनाब रियाज हनीफ राय साहब। नाजरीन, आपने बात सुनी कि अब केसेस की जो पेंडेंसी है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में वो 50,000 है। तो माशाल्लाह अगर पूरे मुल्क में अगर आप देखें, मातहत अदालतों को देखें, हाई कोर्ट्स को देखें, तो मैं नहीं कुछ कह सकता कितने लाख केस बनेंगे। और वैसे भी हमें आदत है छोटे मोटे केस वैसे ही हम दायर करते रहते हैं, तो वो भी पेंडिंग में पड़े रहते हैं। जैसी कहते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसा मुंह वैसी चपेट, जैसी हम कौम है वैसे हमारा अदालती निज़ाम है। इस सारे सिस्टम को मिल के ठीक करना होगा। जैसा कि मेरे भाई ने कहा कि ये परेशान हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशानी तो सारी हमारे लिए है। अवाम परेशान होते हैं जब उनको इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं, किसी जज के लिए कोई परेशानी नहीं। उसने तो आना है अदालत में बैठना है, इंसाफ दिया, किसी के हक में फैसला हुआ नहीं हुआ, उठ के घर चला गया, महीने बाद जनाब उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। लेकिन जिस आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, परेशानी उसके लिए है। लिहाजा आपका और मेरा काम बनता है कि हम सोचें कि हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। तो मेरे भाई ने बताया है कि एशियन डेवलपमेंट से पैसे भी आए थे, करोड़ों अरबों डॉलर जो खर्च हुए, कि आपको आपकी दहलीज़ पर इंसाफ मिलेगा। लेकिन मेरा ख्याल है दहलीज़ ही हमारी दूर हो गई है। अगर मेरी दहलीज़ फालिया या मंडी बहुद्दीन या इस्लामाबाद में है, मुझे लगता है मेरी दहलीज़ लाहौर चली गई है, क्योंकि मेरी दहलीज़ पे तो इंसाफ नहीं मिलता, वो बड़ी दूर है मेरी दहलीज़। ये जजों का काम है, ये हमारे बड़ों का काम है, ये हुकूमत बनाने वालों का, पार्लियामेंट का काम है। ये सोचें कि लोगों को दहलीज़ पे इंसाफ कैसे देना है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।